Hello friends, how are you all? I'm Vilya and today I'm going to discuss previous year's questions of education, December 2019 and part 3. In the previous parts, part 1 and part 2, I have discussed 20 questions. So today I'm going to start from the part 3. Which of the following learning outcomes based behaviors belong to the category of being high in terms of taxonomic categories के basis पे जो high in terms पे आती है cognitive domain में वो आपको बताना है. Analysis, application, comprehension, creation, critical thinking, knowledge. हम जानते हैं कि अगर हम इसको अरेंज करते हैं तो कैसा आता है नॉलेज कॉम्प्रिहेंशन एप्लीकेशन एनालिसिस क्रिएशन. ये सब चीजें आपका जो क्रिएशन है एनालिसिस है क्रिटिकल थिंकिंग है ये सब चीजें आपकी लास्ट में आती है क्योंकि नॉलेज जो आता है बिल्कुल लोअर टर्म्स में आता है. तो अगर हम देखें उस हिसाब से हमारा आंसर बैठता है एनालिसिस क्रिएशन एंड क्रिटिकल थिंकिंग ADNE. सो सेकंड ऑप्शन है हमारा आंसर. अगर आप नॉलेज को कट कर देते हैं और इसको हम कट कर देते हैं जो इसमें कॉमन होगा तो हमारे लिए आंसर निकालना और वैसे भी बहुत आसान हो जाता है. कॉमन कोई नहीं है इसमें क्योंकि ऑप्शन ज्यादा थे आपके इस वजह से. नहीं तो अगर कॉमन होता है तो उसमें बहुत इजीली जो चीज होनी नहीं है ना अगर आपने देख लिया कि जो ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन बहुत इजीली आज कई बार निकालना आसान हो जाता है. कई बार एग्जाम्स में टाइम कम होता है हमारे पास क्वेश्चन को सॉल्व करने का तो ट्रिक उस वक्त बहुत काम आती है. तो कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट अप्रोच वो कौन सा कॉम्बिनेशन जिसमें हम डिफरेंट अप्रोचेस यूज करते हैं इंफॉर्मेशन को लेने के लिए वैलिडेट करने के लिए स्ट्रेटजीज को करने के लिए रिजल्ट्स को निकालने के लिए रिसर्च स्टडी में जब दो से ज्यादा हम अप्रोचेस को यूज करते हैं तो वो हम ट्रायंगुलेशन में करते हैं. क्रॉस वैलिडेशन का मतलब होगा जब आप क्रॉस ओवर करके वैलिडिटी चेक कर रहे हो. मेटा एनालिसिस आप री एनालिसिस कर रहे हो. ट्रेंड एनालिसिस जो ट्रेंडिंग एनालाइज आप चीजों को कर रहे हो जैसे आजकल हमारा कोरोना ट्रेंडिंग में है तो इसलिए इसका आंसर हो जाता है हमारा ट्रायंगुलेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये आपको यूनिट 4 से कवर अप होता है. ब्रॉड फंक्शंस ऑफ द SCRT के ब्रॉड फंक्शंस के बारे में बात की गई है. तो अगर हम पढ़ लेते हैं इसको तो आंसर करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा. SCRT क्या एक ऑटोनॉमस बॉडी है जो कि स्टैब्लिश हुई थी मई 1988 में. ये हमें क्या प्रोवाइड करती है? ये हमें प्रोवाइड करती है एकेडमिक रिसोर्स जो कि सपोर्ट करता है टू द डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन एंड द एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ MCD NDMC एंड कंटामिनेट बोर्ड इन द फॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम. इसका जो मिशन है इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इसके ब्रॉड फंक्शंस क्या है. इसका मिशन क्या है? इसका मिशन ये है कि रेज करते क्वालिटी ऑफ स्कूल एजुकेशन कि हमें इंप्रूव करना है एटीट्यूड्स को इंक्रीज करना है एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज को और इनहेंस करना है टीचिंग के स्किल्स को टीचर्स का. SCRT सपोर्ट करती है अवेलेबल थ्रू वेरियस प्रोग्राम्स. किन किन के बेसिस पे सपोर्ट करती है जो कि इंक्लूड करते हैं कंटिन्यूइंग एजुकेशन ऑफ द टीचर्स पे फोकस करती है development of appropriate material for the teachers and the students and undertaking research studies on the problems of related to school education in Delhi. इसका जो अलग फंक्शन है वो क्या है कि ये डेवलपमेंट करती है करिकुलम मटेरियल का अलग अलग टाइप्स में जैसे कि टेक्स्ट बुक्स है आपका सप्लीमेंट्री मटेरियल है टीचर्स की हैंडबुक्स हैं मैनुअल्स हैं मॉड्यूल्स हैं. ये सब चीजें फॉर द ऑडियो विजुअल मीडिया के बेसिस पे ये सब चीजें भी ये डेवलप करते हैं. तो इसका जो सपोर्ट होता है वो मोस्टली यही होता है कि रिसर्च में टीचर्स एजुकेटर्स का अच्छे से डेवलप करने में उनकी स्किल्स को डेवलप करने में ये SCRT का एक बहुत बड़ा फंक्शन है. तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा फिर? ये 4 ईयर ड्यूरेशन के डेवलपमेंट को नहीं करती. प्रिपरेशन ऑफ कोड ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स फॉर द टीचर्स एक्रेडिटेशन ऑफ टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस एंड देयर मॉनिटरिंग एंड द डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम टेक्स्ट बुक्स ट्रेनिंग. इस ये पॉइंट बहुत अच्छा है. इस पॉइंट में सब चीजें आ गई है. करिकुलम का भी डेवलपमेंट करती है टेक्स्ट बुक्स का भी करती है ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करती है स्किल्स की बात करती है ये रिसर्च और इनोवेशन में भी ये काम करती है डेवलप करने में. तो ये सबसे अच्छा पॉइंट है तो इसलिए यही इसका आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है अ बजट इज अ बैलेंस्ड एस्टिमेट. बजट जो होता है जो हम बजट बनाते हैं चाहे अपने इंस्टीट्यूशन में बजट बनाए चाहे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में बजट बनाए हम घर में भी बजट बनाते हैं. जो बजट होता है वो एक बैलेंस्ड एस्टिमेट होता है आपके खर्चों का. हम जो बजट बना के चलते हैं कि हमें इसी के अंदर अपना जो एक्सपेंडिचर्स हैं जो अपने खर्चे हैं वो करने हैं एंड रिसिप्ट्स फॉर गिवन पीरियड ऑफ टाइम. बजट एक बैलेंस्ड एस्टिमेट होता है. हम इस महीने एक बजट बनाते हैं कि हमें इस महीने इतना ही खर्चा करना है और ये हमारे खर्चे हैं तो उसमें एक पूरा बजट बनता है. अब आता है रीजन क्या दिया इन्होंने. इन द हैंड्स ऑफ एन एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर. जो हमारा एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर होता है उसके हाथ में बजट का रिकॉर्ड होता है पास्ट परफॉर्मेंस अ मेथड ऑफ करंट कंट्रोल एंड प्रोजेक्शन ऑफ फ्यूचर प्लान्स के. जब आप बजट बनाते हैं अब अगर हम एक एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर की बात करते हैं अगर आप एक स्कूल का जो एक एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेटर है वो बजट बनाएंगे उनके पास उसका जो पास्ट परफॉर्मेंस क्या रही कितना खर्चा हुआ क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्चे हुए उसका भी रिकॉर्ड होगा. जो करंट कंट्रोल मेथड है उसका भी रिकॉर्ड होगा और फ्यूचर में कितना हमें करना है
क्या प्रोजेक्शंस हमें लेने हैं, क्या प्लान्स हमें लेने हैं, उसका भी उनके पास एक पूरा बजट तैयार होता है। तो ये बात बिल्कुल ठीक कही है, यहाँ बजट की डेफिनेशन को डिफाइन किया गया है और ये बताया गया है कि कैसे होता है। तो ये ही इसकी सही एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि दोनों assertion A and reason R both are the true and R is the correct explanation of A. A weighing machine mostly over measure the weight of individuals. एक weighing machine क्या करती है, measure करती है weight of individuals. It will be said to be indication of, ये किस चीज का इंडिकेशन है, सिस्टमैटिक एरर, रैंडम एरर, स्टैंडर्ड एरर या फिर प्रोबेबिलिटी एरर। ये हमारा सिस्टमैटिक एरर है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये हर साल आता है। कभी इसमें इनडायरेक्टली पूछ लिया जाता है, कभी इसमें डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। ये जो फ्लैंडर्स की इंटरेक्शन एनालिसिस है, उसमें आपको इनडायरेक्ट टीचर टॉक बताने हैं हमें, पॉइंट्स किस किस चीज से बिलोंग करते हैं। तो हमारा इनडायरेक्ट टीचर टॉक में क्या चीजें आती है, एक्सेप्टेंस ऑफ फीलिंग्स, प्रेज करना, स्टूडेंट का आइडियाज लेना, क्वेश्चंस पूछना। ठीक है, इनडायरेक्ट में क्या क्या चीजें आती है हमारी, इनडायरेक्ट में आती है आपको एक्सेप्टेंस ऑफ फीलिंग्स, प्रेजिंग, इनकरेजिंग और स्टूडेंट आइडियाज और आस्क क्वेश्चन। ये 4 पॉइंट हमारे इसमें आते हैं इनडायरेक्ट में। और डायरेक्ट में हमारे क्या आते हैं, हमें डायरेक्ट भी पता होना चाहिए। जो बिल्कुल डायरेक्ट टॉक होती है, टीचर टॉक होती है, उसमें क्या आएगा, डायरेक्ट में लेक्चर आ जाएगा डायरेक्ट, क्योंकि टीचर का काम है लेक्चर देना, गिविंग डायरेक्शंस और क्रिटिसाइजिंग और जस्टिफाइंग। तो इस तरह से हमारा, फिर अगर हम इसका आंसर निकालते हैं तो एक्सेप्टेंस ऑफ फीलिंग्स, प्रेजिंग और इनकरेजिंग, यूजिंग स्टूडेंट आइडियाज, तो CENF ये हमारा आंसर हो जाएगा। सो ये आसान, बहुत आसान हो गया हमारे लिए देना। इन्वेस्टिगेटर जब कमिट करता है टाइप 2 एरर, तब वो क्या कर रहा है, रिजेक्ट कर रहा है नल हाइपोथेसिस को, वो ट्रू है, एक्सेप्ट कर रहा है नल हाइपोथेसिस को कि वो ट्रू है, या फिर रिजेक्ट कर रहा है नल हाइपोथेसिस को वो फॉल्स है, एक्सेप्ट कर रहा है नल हाइपोथेसिस। देखिए टाइप 1 एरर, इट्स अ वेरी स्मॉल कीवर्ड, टाइप 1 एरर होगी, दैट मींस राइट एंड रिजेक्ट। ये याद करना बहुत आसान है और इसे याद करने से आपको कोई कंफ्यूजन भी नहीं होगा। टाइप 2 एरर अगर आपका हो रही है, दैट मींस फॉल्स एंड एक्सेप्ट। सो यहाँ पे हमारी टाइप 2 एरर हो रही है, तो हम देख लेते हैं कहाँ पे फॉल्स है और कहाँ पे एक्सेप्ट की जा रही है नल हाइपोथेसिस। तो एक्सेप्ट नल हाइपोथेसिस, लेकिन यहाँ ट्रू है तो ये नहीं होगा, एक्सेप्ट की जा रही है नल हाइपोथेसिस को और ये फॉल्स है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। फिर इन्वेस्टिगेटर wants to conduct a study on politically active student। किस पे स्टडी की जा रही है, पॉलिटिकली एक्टिव स्टूडेंट लीडर्स पे स्टडी की जा रही है एक इंस्टीट्यूशन के अंदर। तो हमें ये बताने कौन सा मेथड ऑफ सैम्पलिंग इसके लिए अप्रोप्रिएट रहेगा, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग या फिर पर्पसिव सैम्पलिंग। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग है, जब आपका एक पर्पज है कि आपको सिर्फ पॉलिटिकली एक्टिव स्टूडेंट लीडर्स लेने हैं, तो ये आपकी पर्पसिव सैम्पलिंग हो जाएगी। आप पर्पस को के साथ एक चीज को लेके चल रहे हैं। जब हम रैंडम सैम्पलिंग ले रहे हैं तो कौन कौन से प्रोसेस हैं सीक्वेंस में हमें वो लगाने हैं। हम अपनी पॉपुलेशन को टारगेट करते हैं, जब हम रैंडम सैम्पलिंग लेते हैं तो सबके पास इक्वल चांस होता है सिलेक्ट होने का, पूरे सैंपल में पॉपुलेशन का इक्वल चांस होता है सिलेक्ट होने का। तो हम अपनी टारगेट पॉपुलेशन को पहले डिफाइन करते हैं, फिर हम अपना सैंपल साइज लेते हैं, फिर सारे यूनिट्स जो होती है टारगेट पॉपुलेशन को, फिर उसको ड्रॉ करते हैं सैंपल लेके, रैंडमाइजेशन से 1 बाय 1 हम रैंडमाइजेशन करते हैं, जिसके बेसिस पे हम बहुत इजीली सिलेक्ट कर लेते हैं सीक्वेंस में। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो कि लास्ट क्वेश्चन है आज के क्लास का हमारा। इन अ रिसर्च स्टडी, आपको रिसर्च स्टडी में उस वेरिएबल के बारे में बताना है जो कि डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल नहीं है, जिसका इफेक्ट हम इन्फर करते हैं किस पर, डिपेंडेंट वेरिएबल पे। डिपेंडेंट वेरिएबल पे हमें इफेक्ट चेक करना होता है और वो डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल नहीं है, तो वो कौन सा वेरिएबल होगा, एक्सट्रेनियस वेरिएबल होगा, मॉडरेटर वेरिएबल होगा, इंटरवेनिंग होगा या फिर ट्रीटमेंट वेरिएबल होगा। वो वेरिएबल हमारा इंटरवेनिंग वेरिएबल होगा, जिसे हम डायरेक्टली देख नहीं सकते, डायरेक्टली वो ऑब्जर्व नहीं होता हमारी रिसर्च में, वो हमारा इंटरवेनिंग वेरिएबल होता है। तो ये था हमारा आज का लेसन एंड थैंक यू फॉर अटेंशन फ्रेंड्स। मैं नेक्स्ट लेसन में और वीडियोस लेके आऊंगी। आप लेसन्स देखते हैं तो प्लीज उसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीजों के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।